अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। बैनुल अक़वामी दबाव और तशवीश के बावजूद फौजी अदालतों ने आज मजीद 60 सिविलियंस को सजाएं सुना दी हैं जो 9 मई 2023 को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस थे, जिसके साथ ही फौजी अदालतों में 9 मई के मुल्जिमान के मुकदमात मुकम्मल हो गए हैं। रवा महीने सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों को 9 मई के केसेस के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त मिलने के बाद 25 मुल्जिमान को गुज़िश्ता हफ्ते सजाएं सुनाई गई थीं, जबकि 60 मुल्जिमान को आज सजाएं सुनाई गई हैं। ISPR की प्रेस रिलीज के जरिए आज जिन मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान किया गया है उनमें इमरान खान के भांजे हस्सान नियाजी भी शामिल हैं, जिन्हें जिना हाउस लाहौर में हमले के जुर्म में 10 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही जिना हाउस पर हमले के जुर्म में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इबाद फारूक को भी 2 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। जिना हाउस हमले में मुलविस ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। जिना हाउस हमले में मुलविस ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा जिना हाउस हमले के जुर्म में मजमूई तौर पर आज 17 मुल्जिमान को कैद बमुशक्कत सज़ा सुनाई गई है। GHQ रावलपिंडी पर हमले के जुर्म में 3 मुल्जिमान को कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। AIMH रावलपिंडी पर हमले के जुर्म में 2 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है। बनू कैंट पर हमले के जुर्म में 9 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है। हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स तेमरगिरा पर हमले के जुर्म में 5 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है। फैसलाबाद ISI ऑफिस पर हमले के जुर्म में 6 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है। राहवाली गेट गुजरावाला कैंट पर हमले के जुर्म में 6 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान पर हमले के जुर्म में 1 मुल्जिम को सज़ा सुनाई गई है। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर हमले के जुर्म में 3 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है। किला चकदरा हमले में मुलविस 4 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है। PF बेस मियावाली पर हमले के जुर्म में 3 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है, जबकि FC गेट पिशावर कैंट में हमले के जुर्म में 1 मुल्जिम को सज़ा सुनाई गई है। ISPR ने प्रेस रिलीज में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानेहा 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सज़ाएं सुनाई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जाँच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक़ की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सज़ाएं सुनाई हैं। इसके साथ ही फौजी हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुल्जिमान पर चलने वाले मुकदमात की समाअत मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल कर ली गई है। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं, जैसा कि आइन और कानून में जमानत दी गई है। प्रेस रिलीज के मुताबिक कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़म में साबित कदम हैं। मगर जहाँ फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल पर मुल्क के अंदर से तनकीद हो रही है, तो वहीं हुकूमत पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी दबाव भी बढ़ रहा है, तनकीद हो रही है। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमरीका तशवीश का इजहार कर रहे हैं और फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल को पाकिस्तानी आइन और बैनुल अक़वामी मुआहदों और कवानीन के मुनाफी करार दे रहे हैं। मगर हुकूमत पाकिस्तान इसे आइन और कानून के मुताबिक करार दे रही है। आज भी वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है, फौजी अदालतों से सजाएं बैनुल अक़वामी मुआहदों के मुताबिक हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान के खिलाफ मुकदमात का फैसला भी जल्द होना चाहिए। आज एक बहुत बड़ा दिन है। ये बाकायदा एक मजमूम साजिश थी बानी चेयरमैन PTI की तरफ से। मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के, वो बानी चेयरमैन PTI थे। ये केस उजलत में इसका फैसला नहीं किया गया, बहुत टाइम सर्व किया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से। प्रॉपर एविडेंसेस जो हैं वो कोर्ट में सबमिट की गई, फेयर ट्रायल हुआ है। इस फैसले को ना सिर्फ हम वेलकम करते बल्कि हम समझते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उसके साथ कंप्लायंट है, उसके ऐन मुताबिक है, हमारे आइन और हमारे कानून के मुताबिक है। 2 राइट्स ऑफ अपील है इसके अंदर। पहला राइट ऑफ अपील है कि आप मिलिट्री हायरार्की के अंदर ये अपील करते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटिशन के जरिए अपील दायर कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि इसका जो मास्टरमाइंड है और जो साजिश के अंदर दीगर मंसूबा साज थे उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनका भी जो है वो ट्रायल मुकम्मल किया जाए। आइंदा के लिए रास्ता बंद है कि कोई इस मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। ये अभी भी बाहर लगे हुए लॉबिस्ट हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने, मगर इन सजाओं के बाद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान जो है वो मुकद्दम ठहरा है। मगर तहरीक इंसाफ फौजी अदालतों से 9 मई के मुल्जिमान की सजाओं पर तनकीद कर रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजा नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ज़ेर समाअत है, उस वक्त यह फैसले आना मुनासिब नहीं है। जबकि उमर अयूब ने कहा कि फौज का इदारा बतौर अदलिया काम नहीं कर सकता। किसी भी सिविलियन का कोई भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो, ये तो हमारा एक सोली मौक़िफ़ है और ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमें अभी भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वो फैसला अगर करेगी तो सिविलियन के हक में फैसला आएगा कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। हमारी निगोसिएशन चल रही है, ये वक्त नहीं था जब इतनी ताख़ीर हो गई थी और मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो बेहतर था कि ये अनाउंस ना होता। जहाँ तक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में अपील कराए थे तो वो एक अपीलेट फोरम प्रोवाइड जरूर है, लेकिन वो विद इन द रैंकिंग सिस्टम
सिस्टम उनका है और वो इस किस्म का अपीलेट फोरम नहीं है जिस तरह सिविलियन या हाई कोर्ट के सामने आपका एक अपीलेट फोरम है। इंडिविजुअल जिनके है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अपीलें फाइल करेंगे और जहां तक पार्टी का ताल्लुक है तो पार्टी भी इसको सही नहीं समझती और हमारा मुख्य वही है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मैनो में पे एज अ होल कमीशन होना चाहिए। जिस दिन मिलिट्री कोर्ट्स ने ये सजाएं सुनाई थी पहले बैच को, उस दिन भी मैंने कंडेम किया था, आज भी कंडेम कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने भी कंडेम किया, मुजामत की है। मिलिट्री और ये बाकी इदारे वो रियासत के नीचे औजार हैं, सो लिहाजा वो सारे के सारे इदारे जो हैं वो जुडिशरी का फंक्शन नहीं अदा कर सकते और ये सब के सब सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होने चाहिए। दूसरी जानिब आज तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की इमरान खान से मुलाकात हुई, जिनमें उमर अयूब, असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल थे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने बताया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। इमरान खान ने अफगानिस्तान पर हमले की मजम्मत की। रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खान साहब ने यह कहा है, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। मुतालबात हैं वो हमारे दो ही हैं। 9 मई के ऊपर जो दूसरी साइड का मौकफ है वो हमें रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं। हम बड़ा कैटेगराइज करके कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरी साइड रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो। 26 नवंबर के ऊपर देखे हमारा बड़ा वाज़िह मौक़िफ़ है कि गोली चली, हमारे 13 कारकुनान शहीद हैं, हमारे 64 बुलेट इंजरीज हैं और हमारे मिसिंग कारकुन जो हैं उनकी तादाद 150 से 200 के दरमियान है। अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके अदालतों के जरिए इमरान खान बाहर आएगा। अफगानिस्तान पर जो हमला हुआ उसके ऊपर खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। अफगानिस्तान के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं उनकी खान साहब की तरफ से कंडेमनेशन आई है। इसके अलावा आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने 22 दिसंबर को तरसीलात ज़र रोकने की कॉल दी थी, जो मुतालबात पूरे होने पर ही वापस लेंगे। इमरान खान ने यह भी वाज़ेह किया है कि वो जेल में रहेंगे, घर में नज़रबंद नहीं होंगे। इमरान खान ने तो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दिया है, बाकी अगर वो नहीं भेजना चाहेंगे तो वो अपनी मर्जी से नहीं भेजना चाहेंगे। 22 तारीख दिसंबर को उन्होंने कॉल दे दी थी कि आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बंद कर दें। उन्होंने कहा ये दोनों मुतालबा जब पूरे होंगे, जब इस पे संजीदगी दिखाई जाएगी, फिर वो रेमिटेंसेस की कैंपेन को बंद करेंगे। आप एक कमीशन बनाएंगे, उन सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे वो तहकीकात करेंगे 9 मई की और 26 नवंबर की। दूसरा मुतालबा ये है कि जो नाजायज कैद में लोग हैं इनको रिहा किया जाए। कहते हैं इसलिए मिलिट्री जेल में सजाएं दे रहे हैं क्योंकि वो ओपन कोर्ट ट्रायल कर ही नहीं सकते इन लोगों की। हाउस अरेस्ट पे मैं नहीं जाऊंगा, रिहा करेंगे तो अपने केसेस का सामना करके फिर वो बाहर निकलेंगे। अफगानिस्तान में हमारे शायद एयरफोर्स के जहाज ने बॉम्बिंग की है, इस बात का इमरान खान को बहुत दुख हुआ। अगर आप वहाँ पे जाकर इस किस्म का चीज करेंगे या बॉर्डर के ऊपर इस किस्म का इंतशार होगा तो पाकिस्तान का अमन भी उससे मुतासर होगा। इमरान खान की रिहाई के मामले पर हुकूमत के लिए एक और मसला भी खड़ा हो गया है। अमेरिका के मुंतखब सदर ट्रंप के नामजद नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनेल इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, जिस पर नून लीग की हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और रिचर्ड ग्रेनेल उन्हें भी जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक बयान पर रिचर्ड ग्रेनेल ने अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने से वजाहत देने का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान को अमरीकी इमदाद पर ही सवाल उठा दिया है और अपनी पोस्ट में यूएसएड और IMF को भी टैग किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल रात को एक्स पर लिखा था कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट जहाँ भी मौजूद हैं वहाँ इमरान खान की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है और वो मीडिया में तवातुर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान एक इसराइली असासा है जिसके जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी क़ुव्वत को खुदा न ख्वास्ता सरनगू करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद लिखा कि इमरान खान के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाज़ें उठ रही हैं उन पर यह वाज़ेह होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हमारी अव्वल आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। इसके बाद रिचर्ड ग्रेनेल ने एक्स पर अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने को टैग करते हुए लिखा कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने और
पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख इसकी वजाहत करें। वज़ीर दिफा की जानिब से ऑपरेशन गोल्डस्मिथ जैसी गुफ्तगू गैर जिम्मेदाराना है। अमरीकी टैक्स दहिंदगान पाकिस्तान को जो इमदाद फराहम करते हैं इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। इसके बाद रिचर्ड ग्रेनल ने USAID और IMF को टैग किया है। रिचर्ड ग्रेनल को नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी तनकीद का निशाना बनाया है। ख्वाजा साद रफ़ीक की एक्सपर्ट पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे का ज़मीर अचानक जाग गया है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और इमरान खान की पार्टी की मिलीभगत से गिरा दिया गया था। रिचर्ड ग्रेनल का ज़मीर इलेक्शन 2018 की चोरी से लेकर सियासी इंतकाम के सियाह दौर और ओपोजिशन रहनुमाओं की तवील हिरासत के दौरान सोता रहा। फ़लस्तीन में नस्लकुशी के मामले पर अब भी रिचर्ड ग्रेनल का मुर्दा ज़मीर गासिब सेहूनियों के साथ है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने मज़ीद लिखा कि उन लोगों का ज़मीर साम्राज्य अज़ाइम की तकमील के लिए ही जागता है। इसका इंसानियत, इंसाफ, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका मुतालबा कुछ और है मगर आपका मकसद कुछ और है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप चाइना ब्लॉक को तोड़ने और ईरान को घेरने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। आप पहले भी ये कर चुके हैं मगर अल्लाह ने हमें मजबूत और महफूज रखा है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। इस पूरी सूरत हाल में नज़र आ रहा है कि अमेरिका की जो नई इंतज़ामिया आने वाली है उसके जो मुमकिन ऑफिशियल हैं वो बयान दे रहे हैं और अब जो वुज़रा हैं या फिर हुकूमती नुमाइंदे हैं वो उससे उलझते नजर आ रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब मौजूद। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अभी मुज़ाकरात शुरू ही हुए हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने कहा तो था कि इस्टेब्लिशमेंट को भी एतमाद में लेकर हम आगे बढ़ेंगे, नवाज शरीफ की इजाज़त के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में नहीं लिया था कि ये अचानक फैसले आना शुरू हो गए? देखिए, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इस मुल्क के अंदर और ये जो फैसले हैं ये उजरत में तो नहीं किए गए। ये तकरीबन 2 साल बाद मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आया है और उसका एक ट्रायल का टाइम पीरियड होता है और ट्रायल की स्टेजेस होती हैं। एविडेंस होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होती है और फिर ट्रायल आगे बढ़ता है। तो ये इसका एक वक्त मियाद है, उसके मुताबिक इस फैसले ने आना था। और देखिए, मुज़ाकरात से 9 मई का ताल्लुक़ कोई नहीं है। अगर तो 9 मई के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए और 9 मई के ऊपर जो है वो नेगोशिएशन शुरू कर ली जाएं तो फिर ये समझ लिया जाएगा कि आइंदा कोई भी मुल्क दुश्मन एक्टिविटी करेगा, तबाही बर्बादी फैलाएगा, जलाओ घिराव करेगा और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो है वो नुकसान पहुँचाएगा तो उसकी कोई सज़ा नहीं होगी। ये तो प्रेसिडेंट ही सेटिंग ना हो सकता। हर चीज़ का एक प्रेसिडेंट होता है कि आपने ये जुर्म किया, उसकी पादाश में आपको ये सज़ा मिली और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। ये प्रेसिडेंट सेट करना कितना डेंजरस होगा कि एक पूरा ग्रोह कोर कमांडर हाउस को कब्जे में ले ले, शुहदा की यादगारों को मसमार कर दे, साबोटाज करने की कोशिश करे और अंदर घुस जाए और कब्जा ले ले कोर कमांडर हाउस का और उसके बाद सजाएं भी ना हो और 2 साल बाद भी ना हो, इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ जाने के बावजूद, तो फिर तो मुल्क में जो है वो निज़ाम बिल्कुल दरम भरम हो जाएगा और हर चीज़ खत्म हो जाएगी। साहब, अगर एविडेंस इतनी थी तो इमरान खान साहब ने आज अहम बात की। उन्होंने कहा अगर इनके पास एविडेंस होती तो आम अदालतों में ट्रायल करते और इतने वक्त में कन्विक्शन ले लेते। क्योंकि इतनी एविडेंस नहीं थी इसलिए मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया। सीक्रेट ट्रायल होता है, डिटेल जजमेंट नहीं आता, एविडेंस क्या थी नहीं बताया जाता, इसलिए किया गया। देखिए, हर चीज़ का एक स्पेशलाइज्ड लॉ और स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है। आप रेलवे में, रेलवे स्टेशन पे या रेल के अंदर कोई जुर्म करेंगे, रेलवे पुलिस उसका पर्चा देती है, कॉग्निजेंस लेती है, स्पेशल कोर्ट में जाता है। नारकोटिक्स का मामला होगा, एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो पर्चा देगी, अपने थाने में देगी, नारकोटिक्स की कोर्ट में ट्रायल होगा। अकाउंटेबिलिटी का मामला है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कॉग्निजेंस लेगा और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स ट्रायल करेंगे। इसी तरह जो लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर गए, हमला किया, बाइफरकेट कर दिया गया कि जो लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तोड़ फोड़ में, अंदर जाने में, कब्जा करने में मुलव्वस नहीं थे, वो ATC में ट्राई हुए हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर। जो लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर मौजूद थे, अंदर तोड़ फोड़ कर रहे थे, वर्दी अंदर से निकाल के डंडे पे लटका के खड़े थे और वहाँ पे इस तरह की इश्ताल अंगेज तकरीरें कर रहे थे और डैमेज कॉज करने के बाद, जलाओ घिराव करने के बाद बाहर प्राउडली आके मीडिया से बात कर रहे थे। कैमरे ने दिखाया, जियो टैगिंग हुई, लोकेशन ने बताया, हर चीज़ टेक्निकल एविडेंस की बुनियाद पे ये सजाएं दी गई हैं। अब इसको कोई कैसे डिनाई कर सकता है? क्या हसान न्याजी वर्दी लेके अंदर से उसने बेडरूम में गया होगा, वहाँ से वर्दी बरामद की होगी, बाहर आके उसने वो पूरा एक गिमिक्री की, तो क्या वो किसी से ढका छुपा है कि वो किसका भांजा है?
और वो किस पार्टी का साहब, मेंबर अगर है, यहाँ तक तो वीडियो सामने आई थी कि वो एक खड़े हैं एक जगह पर और वो लिया हुआ है। अगर बाकी बातें हैं तो ये जजमेंट तफसीली तौर पर क्यों नहीं बता रहा कि क्या क्या एविडेंस हसन नियाजी और दूसरों के खिलाफ मिली और उस एविडेंस के नतीजे में किस तरीके से इन लोगों ने या तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की या फिर ऐसे कवानीन तोड़े कि इनका मिलिट्री ट्रायल बनता था, ना कि आम अदालत या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इनका ट्रायल बनता था। ये जो जजमेंट है 10-10 साल की कैद, और बहुत बड़ी कैद होती है, लोगों की जवानियां गुजर जाएंगी कि इतनी सख्त सजाएं बनती थी, इसकी कम से कम रीजनिंग दे देते, इसके को सपोर्टिंग एविडेंस बता देते ताकि पता चलता कि किस तरीके से मेरिट पर है ये सजाएं। जी वो बिल्कुल, देखिए जब राइट टू फेयर ट्रायल कैसे इंश्योर किया जाता है, नंबर 1 राइट टू एंगेज अ लॉयर, आपको वकील करने का हक हासिल है अपनी मर्जी का। नंबर 2 राइट टू एक्सेस टू फैमिली, आपको अपनी फैमिली से मुलाकात का और वहाँ मौजूद होने का हक हासिल है कि फैमिली मौजूद हो। रिकॉर्ड तक रसाई का हक हासिल है। एब्सेंशिया में ट्रायल नहीं होगा आपकी मौजूदगी के बगैर। और अपील के आपके पास 2 हक हासिल हैं, जिसके अंदर एक अपील आप करेंगे जब डिटेल्ड आपको ऑर्डर मिलेगा विद इन दी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, और एक आपके पास हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन करने का हक हासिल है। तो देखिए मिलिट्री कोर्ट्स के जब इमरान खान साहब बानी चेयरमैन पीटीआई फ़ज़ाइल बयान करते थे और ये जस्टिफिकेशन पेश करते थे कि मिलिट्री ट्रायल तो इतना कमाल की चीज़ है, मिलिट्री कोर्ट तो मैं कहता हूँ कि दुनिया की बेहतरीन चीज़ जो है वो बनी है, तो मिलिट्री कोर्ट बनी है। एक मरतबा नहीं, बानी चेयरमैन पीटीआई के 10 बयानात मौजूद हैं जहाँ उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ज़ाइल बयान किए, आज उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये इनका वतीरा है कि जो भी काम जिसकी भी तारीफ जिंदगी में की है उसको बाद में रद्द भी किया है। मगर अज़हर साहब जब वो एग्जैक्टली अल्फाज में नहीं, मगर उन्होंने अगर कभी मिलिट्री कोर्ट्स की सपोर्ट की थी तो उस वक्त आप खिलाफ थे कि सिविलियंस का जिस तरीके से ट्रायल हो रहा है इमरान खान साहब के दौर में जब हो रहा था। अब आप हक में बात कर रहे हैं और वो खिलाफ बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान इसी तरीके से दायरों में घूम रहा है और दुनिया पाकिस्तान पर सवाल उठा रही है। अगर ये इतने फेयर ट्रायल हैं तो अमेरिका, बरतानिया, EU जिसने हमें GSP+ दिया हुआ है वो सवाल ना उठाते, वो सवालात उठा रहे हैं हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठ रहा है। फ़र्ज़ कीजिए कि अमेरिका में या बरतानिया में या यूरोप के किसी मुल्क में उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर के ऊपर इस तरह का हमला हो जाए, तो मुझे बताइए कि वहाँ क्या क़यामत ना बर्पा हो जाएगी। और मुझे ये भी बताइए कि जिस शख्स ने कैपिटल हिल में स्पीकर की कुर्सी पे जूती वाले पैर रख के बैठा, उसको 15 साल की सज़ा हुई, तो अगर यही काम वहाँ पे हुआ होता तो उधर भी मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स भी होते हैं। हमारे मिलिट्री कोर्ट्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत मार्दे वजूद में आए, किसी इंटरनेशनल कॉवेनेंट की, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो है ये फैसले किए गए हैं। मतलब एक तो देखिए ना कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ, ये भी बरतानिया में भी जो कैपिटल हिल पर हमला हुआ है, जो बरतानिया में भी राइट्स हुए थे, उसमें तेजी से ट्रायल हुए, मगर एक पूरी की पूरी डिटेल रीजनिंग, पूरी की पूरी एविडेंस सामने रखी गई। आज रीमा उमर साहिबा ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि UN की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स फेयर ट्रायल के यूनिवर्सल तकाजे पूरा नहीं करती। ICCPR ये कहता है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने क्योंकि रेटिफाई किया है इसलिए पाकिस्तान पाबंद है इन कवानीन का। तो जो बैनुल अक़वामी कवानीन पाकिस्तान इनका सिग्नेटरी है, उनकी पाकिस्तान खिलाफ वर्जी कर रहा है। UN कहता है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं करती। देखिए जब डिटेल फैसले इनको दिए जाएंगे अक्यूज को और राइट ऑफ अपील दिया जाएगा तब तो कोई ये बात करे, मगर ट्रायल के दौरान ये किस तरह इन्होंने डिड्यूस कर लिया फैसले पढ़े बगैर। मुझे ये बताइए, इतने बड़े बड़े इदारे शाहजेब साहब, मेरी ट्रेनिंग बतौर वकील हुई है, मैं कभी भी आज तक शॉर्ट ऑर्डर पढ़ के मैंने कोई नतीजा अखज़ नहीं किया। साहब इन्होंने ये इन फैसलों के ऊपर उनका कमेंट नहीं है, ये जो आज तक फैसले आए हैं मिलिट्री ट्रायल्स में पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस के, उसकी बुनियाद पर इन्होंने ये बात अखज़ की है, ये इन फैसलों के ऊपर नहीं कह रहे। नहीं, मगर उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी देना। देखिए ना, जब राइट टू फेयर ट्रायल के 5-6 लवाजमात जो मैंने आपको गिनवाए वो पूरे हो रहे हैं, ट्रायल इन एब्सेंशिया भी नहीं है, वकील का भी हक हासिल है, रिकॉर्ड भी आपके पास है, आपको अपील के भी 2 हक दिए जा रहे हैं, आपका भी मामला मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा, तो फिर ये कैसे अखज़ कर लिया गया नतीजा कि ये फेयर ट्रायल नहीं है। ये बिल्कुल, मैं इस पर डिबेट कर सकते हैं, इस पर बातचीत हो सकती है। किसी और मुल्क में क्या यही मयार है? वहाँ पे शायद इससे भी सख्त तरीन सजाएं दी जाती
अगर ये मामला 9 मई वाला वहां पे होता। सजाएं बहुत सख्त हैं कि ये थोड़ा सा जरा सजाएं बहुत 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 ज्यादा सख्त हैं। और मसला ये है कि अब ज़ाहिर डिटेल रीजनिंग आप कह रहे हैं कि आएगी, एविडेंस आएगी तो और मामला पता चल जाएंगे, मगर प्रेसिस में कहा है कि जो 9 मई के लिए हिरासत में लिए गए थे उनके ट्रायल मुकम्मल हो गए हैं। अब ज़ाहिर अगर किसी और के खिलाफ सबूत होता तो उन्हें हिरासत में लिया गया होता, अगर नहीं लिया गया तो इसका मतलब है और किसी के खिलाफ सबूत नहीं है। पिछली प्रेसिस में कहा गया था कि जो मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अगर ट्रायल मुकम्मल हो गया, यानी कि मास्टरमाइंड जो कि अब हुकूमत कहती है कि इमरान खान है, मिलिट्री की प्रेसिस में नहीं कहा गया, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। देखिए, आपको याद होगा कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें शफकत महमूद साहब ने और शमशाम बुखारी साहब ने डिसएग्री किया था कि अगर गिरफ्तारी होती है तो हमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक नहीं करना चाहिए और ये नामुनासिब होगा, और वो डिसएग्रीमेंट उनका ऑन रिकॉर्ड है। बाकी तमाम लोगों को अहदाफ दिए गए, जो ऑडियोज़ भी उसके बाद आई कि अपने अपने हदफ पे पहुँचो, अपना अपना टारगेट पूरा करो। तो देखें, ये तो इस तरह हो नहीं सकता कि GHQ पिंडी भी लोग खुद ही पहुँच गए, लाहौर कोर कमांडर हाउस भी पहुँच गए, किला बाला हिसार भी खुद ही पहुँच गए, मर्दान के सेंटर पे भी खुद ही पहुँच गए। ये एक प्लान्ड एक्टिविटी थी, तो इतना सिंक्रोनाइज तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे ये लोग पहुँचे हैं। ये हो नहीं सकता कि अनप्लान्ड एक्टिविटी हो, कि नेचुरली टेलीपैथिकली लोग जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमने इन शहरों में इन इंस्टॉलेशन की तरफ जाना है। फैसलाबाद में ISI के दफ्तर को अटैक किया, मियाँ वाली एयरबेस पे जहाज़ जला दिया। तो मुझे बताइए, क्या किसी सिविलाइज माशरे में इस तरह होता है? और ये अनप्लान्ड एक्टिविटी कतन नहीं थी, मगर जो प्लानिंग थी पहले से की गई, जो प्लानिंग थी वो साबित वो की जा रही थी ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये बार बार कहा गया कि शायद 9 मई के मुकदमात में इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल हो। इमरान खान साहब खुद इस संदेश का बार बार इजहार करते रहे कि ये ग्राउंड बना रहे मेरा ट्रायल करने का। जब आज प्रेसिस में कह दिया गया कि ट्रायल मुकम्मल हो गया 9 मई के मुल्जिमान का, इमरान खान साहब तो अब नहीं जा रहे, मिलिट्री ट्रायल उनका नहीं हो रहा, और जो मास्टरमाइंड तक ये बात नतीजा नहीं पहुंचा इन ट्रायल के नतीजे में। देखिए, प्रोसिक्यूशन ने ये डिसाइड करना है बेस्ड ऑन दिस एविडेंस कि देखिए ये तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि इसकी मनसूबा साजी हुई, इसकी प्लानिंग हुई और उसके बाद ये सारा मामला हुआ। तो अब पहले 25 लोग, अब 60 लोग, फिर आगे ये मामला ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा। अगर प्रोसिक्यूशन ये समझेगी कि उसके पास जो एविडेंस आया है और जो लेड डाउन प्रोसीजर्स हैं लॉ के मुताबिक वो इस बात के मुतकाजी हैं कि ये मामला बाकी लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो वो ज़रूर पहुँचेगा। मेरी दानिश में तो बिल्कुल उसका एविडेंस मौजूद है, मगर फैसला मैंने नहीं करना। यहाँ पे अदालतें हैं, यहाँ पे एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और प्रोसिक्यूटर्स हैं। एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है कि इन मामलात के अंदर वो डिसीजन ले या किसी को राय दे इसके ऊपर। हाँ, मैं अपनी राय का इजहार मीडिया पे ज़रूर कर सकता हूँ, मगर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होनी है उसके लिए प्रोसिक्यूशन ने और कोर्ट्स ने काम करना है, जो मेरी राय में जिसके लिए बहुत एविडेंस मौजूद है। तो ये बिल्कुल इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये मामला उन तक भी जाएगा जो मनसूबा साज थे, जो मास्टरमाइंड थे। वैसे तो और फिर ये मुज़ाकरात यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब जब इस तरह फैसले आ रहे हों, फिर 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी अगले हफ्ते आना है, आपको लगता है मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा या फिर ये डीरेल ही होंगे? इसका कोई नतीजा, मंतकी नतीजा निकलना नहीं है? देखिए, मुज़ाकरात का कभी भी ये मकसद नहीं था कि किसी को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सारा ख़त्म करके, केसेस ख़त्म करके रिहाई दे दी जाए। ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो देखिए, एक ये ज़रूर था कि KP की हुकूमत के हवाले से उनके मामलात हैं। हमने हाउस इकट्ठे मिलके चलाया है। नेशनल असेंबली के अंदर उन्होंने कमेटीज़ की चेयरमैनी कबूल की है। सेनेट में उन्होंने चेयरपर्सन अपने लगाए हैं कमेटीज़ के अंदर। वहाँ पे 26वीं आईनी तरमीम पे उनकी इनपुट थी। वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने एक पब्लिकली कहा कि जी हम इसमें शरीक नहीं होंगे, मगर 26वीं आईनी तरमीम उनकी मर्ज़ी से बनी है और उसमें उनकी बहुत ज़्यादा जो है मशावरत भी शामिल थी और उन्होंने एग्री किया इस चीज़ से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें टेबल के ऊपर हैं फॉर नेगोशिएशंस, तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। मगर ये कतन मकसद नहीं था। ये मेरा ख्याल है शायद किसी ने मिसकंस्ट्रू किया कि जी ये रिहाई के मकसद के लिए बैठे हैं। मतलब उनका तो पहला, उनका पहला नुक्ता ये है, इमरान खान साहब की रिहाई उनका पहला नुक्ता है और फिर बाकी असीरान की रिहाई पहला नुक्ता है उनका, उनके मुतालबे का। देखिए, वो तो एग्जीक्यूटिव उसमें क्या कर सकता है या कोई भी और उसमें क्या कर सकता है? वो तो कोर्ट्स में आपने अपना केस प्रेजेंट करना है, वहां से आपने बरी होना है। तो ये उनकी कोई, मुझे लगता है कि ये उनको शायद इसकी समझ नहीं है सिस्टम की, मगर ऑब्वियसली हम अच्छी नीयत से बैठे हैं, मुल्की मफाद में बैठे हैं।
इकनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की खातिर बैठे हैं, तो हमारी तवक्को यही है कि मामलात अफाम तफहीम से आगे बढ़ेंगे और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म होंगी और बहुत सारे मामलात पे हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और मिल के आगे चल सकते हैं इस मुल्क के लिए। मतलब मगर इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि मुझे पैगाम मिला कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल कर देंगे। मैंने जवाब दिया कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो, मैं जेल में रह लूँगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूँगा, हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊँगा। ये उन्होंने कहा कि उन्हें तो ऑफर थी पर्सनली कि उनके लिए आसानियां हो जाएंगी या तो बनी गाला या फिर खैबर पख्तूनख्वा में। मैंने इनकार कर दिया कि जी बाकी सबके लिए हो। देखिए, जिस तरह अमर बिल मारूफ और उसके बाद हम कोई ग़ुलाम हैं, फिर उसके बाद बाजवा ने मुझे निकाला, ये सारे बयानिए बने, तो मुझे ये एक पॉलिटिकल रेट्रिक लगता है। ये एक सियासी बयानिया है जिसके तहत एक डिफाइंस शो की जा रही है। ऐसी बात है नहीं कि कोई इस तरह की ऑफ़र किसी भी तरफ से आई हो कि जी आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं या आपको KPK की जेल में भेज सकते हैं। देखिए, जब ट्रायल चल रहे हैं, जब सज़ाएं हुई हैं, जब केसेस का जो है वो आगे मामलात बढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये मुमकिन नहीं है। तो जब पॉलिटिकली वीक हुए, धरना फेल हुआ, एहतजाज नाकाम हुए, स्ट्रीट पावर उस तरह से ये गैदर नहीं कर सके, वो सपोर्ट मस्टर नहीं कर सके, इतनी सख्त नहीं थी कि लाखों लोग इनके लिए सड़कों पे निकल आते, तो अब मेरा ख्याल है नामोशी मिटाने के लिए और शर्मिंदगी से बचने के लिए पॉलिटिकल फेस सेविंग की गई है। ये कह के कि जी मुझे तो बड़ा कहा जा रहा था कि जी शिफ्ट हो जाए, तो मैंने कहा नहीं, पहले बाकी कैदियों को छोड़ो। मेरे नज़दीक ये एक सियासी बयानिया है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई या फिर नज़रबंद करना बनी गाला में या फिर उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल करना, ये कभी ऑफर नहीं थी उनके लिए? ये कोई ऑफर नहीं थी। और मैं जिस तरह कहा कि देखें, अब वो फेस सेविंग की तरफ जा रहे हैं बिकॉज उनको और फेस सेविंग नज़र नहीं आ रही। वो फाइनल कॉल जो थी कि फाइनल कॉल है, अब वो फाइनल कॉल भी इनकी नाकाम रही, 26वीं आईनी तरमीम में भी नाकाम रहे, नाकामियां पै दर पै इनका मुकद्दर रही हैं। तो इन नाकामियों के बाद मेरा ये ख्याल है कि जो पॉलिटिकल एक नैरेटिव बिल्डिंग थी, ये नैरेटिव डोमेन के अंदर बात की गई है। सिर्फ अपने सियासी जो इनके सियासी लोग हैं, सियासी रुफ़का हैं, सियासी सपोर्ट बेस है, उसको वक्ती तौर पे मुतमईन करने के लिए कि जी हम बड़े डिफाइंड खड़े हैं, हम तो इस बात पे नहीं मान रहे। ये पॉलिटिकल रेटरिक के अलावा कुछ नहीं है। मगर अब से 25 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाएंगे और ओहदा संभाल लेंगे। उनके जो उन्होंने जो नुमाइंदा खुसूसी अपने बनाए हैं रिचर्ड ग्रेनेल, वो अब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, वुज़रा पर तनकीद कर रहे हैं, एम्बेसडर से जवाब मांग रहे हैं पाकिस्तान के जो अमेरिका में हैं। तो क्या हुकूमत को ये पैनिक है कि 25 दिन बाद कुछ भी हो सकता है, उससे पहले कोई ना कोई डील हो जाए, कोई ना कोई मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो जाए? देखिए, एक तो सोशल मीडिया पे या मीडिया के ऊपर इस तरह से स्टेट की पॉलिसी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, मगर स्टेट टू स्टेट जो मामलात हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखते हुए, लोकेशन देखते हुए, पाकिस्तान के माजी के मामलात बड़े अच्छे रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इमिनेंट थ्रेट है। और मैं कल हुसैन हक्कानी साहब को भी सुन रहा था और जिस तरह उन्होंने कहा, मैं उससे एग्री करता हूँ कि ये सियासी बयानिया ज़रूर है, मगर जब फ़ॉरेन ऑफिस टू फ़ॉरेन ऑफिस और फ़ॉरेन मिनिस्टर टू फ़ॉरेन मिनिस्टर बात होती है तो स्टेट्स के मफादात के मामले पे होती है और स्टेट की फ़ॉरेन पॉलिसी के तहत होती है। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को ये नहीं कहता कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ख़त्म करो, अदालतों को साइड पे हटाओ और फलां शख्स को रिलीज़ कर दो। हर चीज़ ड्यू प्रोसेस के तहत होती है। फ़ॉरेन पॉलिसी के डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के पीछे पूरी एक थिंक टैंक्स और थिंकिंग होती है। तो ये जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिस तरीके से ये बार बार जो एक बयानिया चल रहा है, बिल्कुल लॉबिंग फर्म्स होती हैं, PR फर्म्स होती हैं, उसके तहत हर पार्टी अपना ओवरसीज़ में भी अपने मामलात को आगे चलाती है। बट मुझे ये भी सियासी स्टेटमेंट्स के अलावा इसमें संजीदगी उस तरह की नज़र नहीं आती, बिकॉज़ ये एक बिल्कुल सियासी नोक झोंक जिस तरह होती है वो बन गई है। और हम देखिए, हम अपने तमाम जो ममालिक हैं जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनको कदर की निगाह से देखते हैं और हम समझते हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक हैं, स्टेट की पॉलिसी के मुताबिक हैं और वो उसी के मुताबिक चलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई
स्टेट टू स्टेट इस तरह की बातें होती हैं कि जी फलां को रिहा कर दिया जाए। सब देन अब अगर आप 20 जनवरी आपके ख्याल में कोई ऐसी डेट नहीं है, तो 31 जनवरी इमरान खान साहब ने डेडलाइन दी है कि उस वक्त तक मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा निकलना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि उस वक्त तक जो रेमिटेंसेज ना भेजने की सिविल नाफरमानी है वो चल रही है, यानी कि उसकी कॉल उनकी इस वक्त शुरू हो चुकी है। तो अगर रेमिटेंसेज पर इम्पैक्ट आता है, ज़ाहिर हुकूमत वो कतई तौर पर नहीं चाहेगी, तो 31 जनवरी तक की जो डेडलाइन है उसको मीट करने की कोशिश करेगी हुकूमत के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। देखिए, एक तो रेमिटेंसेज बहुत ऊपर गई हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हैं, और ये वर्कर रेमिटेंसेज हैं। ये जो हमारे बेचारे मजदूर हैं बाहर पे, जो ब्लू कॉलर हमारा लेबर है, वहाँ से बहुत रेमिटेंसेज आई हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में $8.8 बिलियन की रेमिटेंसेज आई हैं, मैनी फोल्ड इंक्रीज हुई हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो मर्जी कॉल दें, आपकी फाइनल कॉल का भी जो हशर हुआ वो रेमिटेंसेज की कॉल पे भी कोई संजीदगी से गौर कोई नहीं कर रहा, और इन्फ्लोज माशाल्लाह बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। जहाँ तक इस डेडलाइन की बात है, डेडलाइंस हम देखते रहे हैं, कभी एक डेडलाइन, कभी दूसरी डेडलाइन, कभी तीसरी डेडलाइन, कभी फाइनल कॉल, कभी कोई कॉल। तो मैं इसको संजीदगी से नहीं लेता। कभी कहा गया जी बस ये जेल की दीवार टूटने वाली, अब निकल आएंगे, अब हम अडयाला लेने जा रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि फ़लाँ तारीख तक बाहर ना आए तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। पता नहीं क्या क्या दावे किए जाते रहे, मगर ये मेरा ख्याल है विशफुल थिंकिंग है। बेसिकली इन्होंने जिससे भी हाथ मिलाया है ये उसको ले डूबे हैं। आप अगर साकिब निसार से लेके जनरल फैज़ तक का सफ़र देखें तो जो इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ अलाइंड रहा है, इन्होंने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। सब ये डेडलाइंस हम पहले बहुत देख चुके। सर मुझे फाइनल कमेंट, पाकिस्तान ने की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया अफवाज की तरफ से, उसमें यह था कि पाकिस्तान ने यहाँ पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करके ख्वारिज को मारा है। अफगानिस्तान हुकूमत ने कहा कि वहाँ पर कार्रवाई की गई है और उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट भी किया। आज इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान पर हमले की मजम्मत की है। इस पर क्या हुकूमत वाज़ेह बताएगी कि ये क्या वाकई अफगानिस्तान में कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है? देखिए, इस पे फॉरेन ऑफिस जो है वो या इसकी तस्दीक या तर्दीद करेगा व्हेनेवर अप्रोप्रिएट। तो ये काम क्योंकि मोफा का है तो आई लीव इट टू मोफा। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि बानी चेयरमैन PTI ने हमारे जब जवान और असर शहीद होते हैं तब तो कभी अफसोस का इजहार नहीं किया। तो कई खबर देखी होगी, किसी ने बताया होगा, तो इस पर बड़ा इजहार अफसोस है। तो जब तक ये कन्फर्म नहीं होती मेरा ख्याल इस पर कॉमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद उसके बाद जारी रखेंगे। क्या मुज़ाकरात का कोई हल निकलेगा? जिस तरीके से मामला जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में शहजाद इकबाल साहब, लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे वसीम बदामी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साहब ज़ाहिर आज मिलिट्री कोर्ट से मजीद फैसले आ गए, अब मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, मगर इमरान खान कह रहे हैं कि वो जो सिविल नाफरमानी वो शुरू हो चुकी है। आपको लग रहा है कोई मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी बात? देखिए, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई क्योंकि ये वो जमातें हैं जो आपस में नहीं बैठ रहे थे इतने टाइम से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये स्टांस बहुत अरसे से रहा, एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, सियासी जमातों से नहीं करेंगे। हुकूमत भी अब पावरफुल फील कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था वो भी अब दिलचस्पी नहीं रखते, खासतौर पे जो हॉक्स हैं उनकी पार्टी में, वो नहीं बात करना चाह रहे थे तहरीक इंसाफ से और माजी का हवाला देते थे। लेकिन जो शुरुआत है वो एक मुस्बत है, लेकिन फासले बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे इस वक्त तक तो तहरीक इंसाफ की जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स हों या और फैसले हों, इवन 190 मिलियन पाउंड का फैसला हो, वो अगर इमरान खान के खिलाफ आता है तो वो असरअंदाज नहीं होंगे डायलॉग पे। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं। जो इमरान खान साहब की नेचर है, अगर उनको लगेगा कि दूसरी तरफ से दबाव कम नहीं हो रहा, प्रेशर कम नहीं हो रहा, तो वो भी मुज़ाकरात के साथ साथ दबाव बढ़ाएंगे। जैसे आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि जो रेमिटेंसेज ना भेजने का सिलसिला है, जो तहरीक है हमारी सिविल डिसोबीडियंस की, वो जारी रहेगी। दूसरा, जिस किस्म के बयानात अमेरिका से आ रहे हैं, इमरान खान क्यों चाहेंगे कि 20 जनवरी से पहले वो कोई हतमी डील कर लें या कोई मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दे दें? वो तो देखेंगे कि इस वक्त जो लोग काबीना में हो सकते हैं ट्रंप के, और वो इस किस्म के बयानात देना शुरू हो गए, ना सिर्फ ट्वीट पे, अब तो टीवी चैनल्स के जरिए, कि फ्री इमरान खान, और इमरान खान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे थे उनके दौर में। तो मेरे ख्याल से इमरान खान को भी जल्दबाजी नहीं होगी। वो कह तो रहे हैं कि टाइम फ्रेम में मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन वो भी वेट एंड सी करेंगे कि जब 20 जनवरी को एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगी अमेरिका में, तो वहाँ से किस किस्म का दबाव आएगा, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद ही वो करेंगे। और आज भी आपने देखा जो इमरान खान ने स्टेटमेंट दे दिया है कि बनी गाला मैं नहीं जाऊँगा, या अगर मुझे KPK शिफ्ट करने की बात हो रही है तो मैं कोई ऐसी डील नहीं करूँगा, क्योंकि हमने भी अपने ज़राए से खबर यही दी थी कि तहरीक इंसाफ को ऑफर ये की जा रही थी कि अगर बार आप हुकूमत ख़त्म करने की बात छोड़ दें, आप लॉन्ग मार्च के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए हुकूमत गिराने की बात छोड़ दें, तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। और हुकूमत क्या आसानी ऑफ़र कर सकती थी, वो यही बताया जा रहा था कि या तो उनको पेशावर मुंतकिल कर दिया जाएगा, या शायद इस चीज़ में भी गौर हो सकता है कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए बनी गाला में।
खासतौर पे 190 मिलियन पाउंड के केस के बाद, तो वो कन्विक्टेड होंगे अगर उनके खिलाफ सज़ा हो जाती है। लेकिन अगर इमरान खान कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये डील लेने के लिए राज़ी ही नहीं हूँ और मैं अपना केस अदालतों में लड़ूंगा, तो फिर तो ये बड़ा वाज़ेह है कि इसके अलावा हुकूमत उनको क्या ऑफर कर सकती है। उनकी रिहाई इस वक्त मुमकिन नहीं नजर आती। मैंडेट की वापसी से फिलहाल वो पीछे हटे, लेकिन हुकूमत वो दे नहीं सकती उनको। तो मुझे लगता है कि इमरान खान भी निगोशिएट करके ये मामला आगे बढ़ाएंगे ताकि थोड़ी बहुत उनको अडियाला जेल में ही स्पेस मिल जाए, मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, उनके लोगों को इजाज़त मिल जाए। लेकिन फाइनल फैसला वो मेरे ख्याल से ये दे के ही करेंगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी क्या होगी उनके हवाले से। वसीम अहमद, अभी आपको क्या नजर आ रहा है? आपको लग रहा है ये जो मुज़ाकरात हैं किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचेंगे इस सूरत हाल में जो सामने नजर आ रही है? शहजाद की बात से बायनाज इत्तेफाक करते हुए इस एक फर्क के साथ ये मेरा ख्याल है कि ये जो अमेरिका से जो तहर्रुक पैदा हुआ है ट्वीट्स की सूरत में, नोइंग खान साहब मुझे लगता है ही विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट कि ये तासुर बिल्कुल भी ना जाए कि अगर कुछ मामला बेहतर भी हो रहा है तो वो उसमें अमेरिका का कोई भी लेना देना है, बल्कि ये तासुर जाए कि जनाब ये सारा का सारा उनकी अपनी एफर्ट, जिद्दोजहद और कारकुनान की कुर्बानियों की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन, ये अभी अगर से ऑप्टिक्स के एतबार से चीजें बहुत तब्दील हो गई हैं। आज से 22 दिन पहले यही लोग थे वो कहते थे कि भाई इनसे बात क्यों करें, इनकी औकात क्या है, इनकी वक़्त क्या है, तो कठपुतली हैं। आज वो सब साथ बैठे हैं। ये बस ये तब्दीली है, लेकिन मुझे लगता है अब तक के लिए यही तब्दीली है। अभी इस मामले को किसी भी नतीजा खेज मोड़ तक पहुंचने के लिए बहुत सफर भी तय करना है और इसमें बहुत एक्सपेक्टेड रुकावटें भी हैं। मुझे हैरत नहीं होगी कि कभी अचानक खान साहब जो है वो उनको लगे कि पेस स्लो है, उनको लगे उनको डिच किया जा रहा है, वो 4 ऐसे बयान दाग दें, 3 ऐसी ट्वीट्स आ जाएं, ये सारे का सारा प्रोसेस फिर जो है वो कई हफ्तों या महीनों पीछे चला जाए। तो मुझे लगता है अभी इसको नतीजा खेज साबित होने में भी बहुत तवील सफर है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं अभी। मगर आप बदामी इस बात को कैसे देखते हैं कि ज़ाहिर हुकूमत ने तो कहा कि अगर करेंगे जो भी बात तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कॉन्फ्रेंस में लेके करेंगे, आईएसपीआर की तरफ से पहले ही आया था कि बात करनी है तो सियासी कुव्वतें करें, मगर जैसी बात शुरू होती है मिलिट्री ट्रायल के फैसले सामने आना शुरू हो गए हैं, तो उस तरफ इत्मीनान है डायलॉग के ऊपर, कॉन्फिडेंस है डायलॉग के ऊपर, या वो मुतमईन नहीं है कि ये पार्टियां बैठें? मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मुमकिन नहीं है कि अगर वहां से बिल्कुल ही मुखालफत होती कि नहीं भाई ये इस गद्दार के साथ आप क्यों बैठे हैं जी, तो फिर ये नशिस्त ही ना होती, ये महफिल ही ना सजती। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि हमारी रजामंदी के बगैर कोई, बल्कि इजाजत के बगैर यहाँ से कोई ऐसी चीज की अप्रूवल नहीं दी जाएगी। सो एक उनकी जानिब से मेरा ख्याल है इस चीज पे अपनी रजामंदी जाहिर करने का वाहिद मकसद ये है कि साहब अगर आप चाहते हैं कि सियासी धारे में आए, बाकी सियासी जमातों की तरह एक अपनी मुखालिफ सियासी जमातों से मुखालफत करें, प्रोसेस को डीरेल और डराने धमकाने और गालियों के बजाय, तो ठीक है, देखें ये एक रास्ता खुला है, इसके जरिए आप आइए। रातों रात कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, बात हो जाएगी कि अगला इलेक्शन कब करना है, किस तरह करना है। तो ये वो एक सोच है जिसके तहत वहां से ये गो अहेड है कि ठीक है आप इनके साथ बैठिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी सही अखज़ करना कि जनाब ये रिहाई, ये सारा कुछ मामला, मुझे लगता है ऐसा हरगिज भी नहीं है। और ये जो सिविल नाफरमानी की इमरान खान साहब ने बात कर दी है बदामी साहब के, वो तो है उस बाद में वापस लेंगे, यानी कि वो तो अब शुरू हो गई। आपको लग रहा है उसका कोई असर पड़ेगा? वो एक ऐसी धमकी है जिसका प्रेशर पड़ेगा? अगेन मुझे लगता है कि अगर मॉनेटरी टर्म्स में कुछ थोड़ा बहुत फर्क, मुझे लगता है अगर फर्क पड़ा भी तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर पड़ भी गया तो ये खान साहब के लिए अगेन ये मुज़ाकरात के प्रोसेस के लिए एक स्पॉइलर साबित होगा कि फिर दूसरी तरफ ये सोच परवान चढ़ेगी कि देखिए साहब, हम तो हमेशा कहते हैं ना कि इस जमात में या इनमें मसला ये इस इंडिविजुअल में कि भाई ये सियासी मुखालफत को फिर आगे ले जाके ये इससे गुरेज नहीं करते कि अगर ये मुखालफत जो है वो मुल्क के लिए भी जो है वो अगर हो रही तो कर देते हैं वो। तो देखिए ये जनाब ये पैसे कोई नून लीग को थोड़ी जाने, कोई ICR को थोड़ी जाना है, ये तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज किया जा रहा है ताकि हम पे प्रेशर बढ़ाया जाए कि बात करो। सो अगेन आई थिंक अगर इस पर मजीद इसरार रहा और अगर इस पे मॉनेटरी टर्म में ज्यादा फर्क पड़ा भी तो ये मुज़ाकरात के प्रोसेस के लिए एक नेक शगुन साबित नहीं होगा, बल्कि फिर और जो है वो एक काइंड ऑफ स्पॉइलर साबित होगा। बहुत शुक्रिया वसीम। शहजाद आप बताइएगा, ये खान साहब भी ज़ाहिर एक तरफ सिविल नाफरमानी की कह रहे हैं कि वो चल रहा है, उसको मैं वापस नहीं लूंगा, दूसरी तरफ से मिलिट्री कोर्ट के फैसले भी आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से कोई ऐसे मामलात हैं कि जो मुज़ाकरात के लिए मददगार साबित हो रहे हैं? देखिए, एक बात जो अभी आपने वसीम साहब से पूछी भी कि हुकूमत क्या ये जो मुज़ाकरात कर रही है इसमें अगर मंशा शामिल है इस्टेब्लिशमेंट की और वहाँ से पनिशमेंट्स भी आ रही है, इसकी बड़ी एक वाज़ेह वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो पोजीशन और ये ऑन रिकॉर्ड रही है उनकी कि 9 मई का क्लोजर उनको चाहिए। वो जुडिशल क्लोजर भी है जिसमें आप देख रहे हैं मिलिट्री कोर्ट से फैसले आ रहे हैं और केसेस जो हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी हैं, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल क्लोजर भी हो सकता है क्योंकि खुद DG ICPR ने कहा था कि अगर माफ़ी मांग ली जाए इस पर तो मामला आगे बढ़ सकता है। तो वो क्या होगा या नहीं होगा, वो एक विंडो ज़रूर बहरहाल ओपन है। दूसरा ये कि इस वक्त तक तो जो हम देख रहे हैं जो सिविल नाफरमानी की कॉल है, मतलब आप और मैं भी अगर देखें आज ये कहा गया कि जारी रहेगी, कोई ऐसी कैंपेन नहीं है बयानात के अलावा। और अगर हम नंबर्स में भी देख लें
$35 बिलियन इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेमिटेंसेज। लेट्स सपोज अगर 10% का इंपैक्ट आना होता तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता। $3.5 बिलियन अगर आपके इनवर्ड्स जो पैसा आ रहा है वो कम हो जाए, उससे बड़ा एक शिफ्ट हो जाता है, करंट अकाउंट की सिचुएशन ये शिफ्ट हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे होगा, क्योंकि देखिए जो बुनियादी तौर पर रेमिटेंसेज आती हैं वो लोग हैं जो बाहर काम करने जाते हैं और अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में, तो किसी भी सूरत में वो पैसा भेजना रोक नहीं सकते। जो एक दफ़ा 2014 में हवाला हुंडी की बात की थी, अभी तक इमरान खान ने ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन वो भी एक तो फाइनेंशियली सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो रेट है अब तक ग्रे मार्केट में ये हवाला हुंडी का और जो ऑफिशियल चैनल के थ्रू आएगा वो ऑलमोस्ट सेम है। दूसरा, कोई अगर पैसा अपना वाइट भेज रहा है तो यहाँ पे कोई वो उसको हवाला हुंडी के जरिए रिसीव करके, चाहे $1000 हो चाहे $2000 हो, उससे कम हो, उसको ब्लैक में क्यों लेगा? तो वो तो चाहेगा कि ऑफिशियल पेमेंट ही हो उसकी। दूसरा, जो असरअंदाज अगर होना होता तो शायद कुछ जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान के चाहने वाले हैं वो अगर इरादा रखते हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम दुबई कर लेंगे, हम फलां जगह कर लेंगे, मुझे लगता है उसके इम्कानात भी बहुत कम है, क्योंकि जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है वो पहले उसकी तरजीह यही होती है कि क्या मैं पैसे पे पैसा बना सकता हूँ। अगर उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा तो वो इन्वेस्ट करेगा। पैसा हमेशा वहीं जाता है जहाँ उसको अच्छा प्रॉफिट रिटर्न मिल रहा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिविल नाफरमानी की तहरीक जिस तरीके से चल रही है, और इमरान खान के अलावा तो कोई इसकी ओनरशिप भी नहीं ले, लिटरली वो बात करते हैं, अलीमा खान बात करती है, पार्टी लीडरशिप नहीं ले रही उसकी ओनरशिप, तो मुझे नहीं लगता उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। बट मुज़ाकरात 9 मई के क्लोजर, और ये बात तो 100% तय है शाहजेब कि इस हुकूमत के पास जितने इख्तियारात हैं ये हो नहीं सकता कि वो अपनी मर्जी से बैठ के कोई चीज़ तय कर लें। ये अगर बैठे भी हैं तो उनकी मंशा शामिल है इसमें। आपने देखा है सागदार साहब ने ये फ्लोर ऑफ द हाउस का, ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में कहा, राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि अगर हम बातचीत करेंगे पीटीआई से तो इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेके करेंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के लिए एक इंसेंटिव है बात करने का कि जी आप इसको अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं करेंगे अगर आपको कोई रिलीफ मिलता है। आपको लगता है ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है जिसमें इमरान खान साहब को और पीटीआई को रिलीफ मिल जाए, जो वो रिलीफ मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ से उनकी तरफ से गारंटी मिल जाए कि जी ठीक है अब हम डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, अब 1.5 साल 2 साल 2.5 साल जितने भी हुकूमत चलती है वो चल जाए, इस किस्म का कोई अंडरस्टैंडिंग? बेसिक डिमांड तो जो सुनने में आती है वो यही 2027 तक ये सेटअप चलने दें, क्योंकि 2-3 साल मईशत को चाहिए अब स्टेबल होने के लिए। उसके बाद जो बात होगी वो अर्ली इलेक्शंस पे हो सकती है, मुमकिन तौर पे 2027 के आखिर में या 2028 के आगाज़ में। इस तरह के प्रपोजल्स जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। क्या इमरान खान इतना लंबा अरसा रुकने के लिए तैयार होंगे? मुझे लगता है नहीं। वो समझते हैं मैंडेट उनका है और वो उनको मिलना चाहिए फौरी तौर पे, तो मुझे नहीं लगता उसके लिए वो फ़िलहाल कोई हामी भर लेंगे कि वो तैयार हो जाएं। दूसरी बात ये कि ये जब तक 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बन जाए, ये 2 ऐसे मुतालबात लगते हैं जो कि डुएबल हैं। लेकिन वहाँ पे भी अगर ये शर्त लग दी जाए पीटीआई की तरफ से कि जुडिशल कमीशन बनेगा और टॉप 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बनेगा, वो होता नज़र नहीं आ रहा। और क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि अगर जो सारी एक्सरसाइज हुई 26वीं तरमीम में, जिसके ज़रिए मंसूर अली शाह साहब जिनकी बारी थी चीफ जस्टिस बनने की, उनको नहीं बनने दिया गया। फिर आपने देखा कि जब जस्टिस याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने और उन्होंने कमेटी में दोबारा शामिल किया जस्टिस जो मुनीब अख्तर साहब को, जो तीसरे जज थे, उनको भी जो है एक तरमीम करके फिर कह दिया गया कि नहीं, जो आईनी बेंच के सरबराह होंगे वो तीसरे जज होंगे उस कमेटी में। तो मेरे ख्याल से इस कंडीशन पे तो वो नहीं मानेंगे कि हाँ एक जुडिशल कमीशन हो 26 नवंबर पे और 9 मई पे, और उसमें 3 टॉप जजेस होंगे भी तो आईनी जजेस होंगे, और मेरे ख्याल से वहाँ से इंसाफ की तवक्को अगर तहरीक इंसाफ कर रही है तो वो मुश्किल ही है। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल का तज़िया आपने सुना। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं और अहम खबर आपके सामने रखेंगे। कबायली ज़िला कुर्रम में पेशावर पाड़ाचना रोड और अफगान सरहद से मुत्तसिल रास्ते 2.5 माह से बंद होने से इलाके में खुराक, दवाओं, गैस और ईंधन की किल्लत बरकरार है। इलाज की सहूलियात ना मिलने से बच्चों के जावाहक होने की इतलात आ रही हैं, जबकि रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों ने 57 दिन से प्रेस क्लब के बाहर शदीद सर्दी में एहतजाजी धरना दिया हुआ है। और उनके साथ इजहार यकजहती के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से कराची के अलावा लाहौर और इस्लामाबाद में भी धरने दिए गए हैं, जबकि इन धरनों का दायरा मजीद बढ़ाया भी जा रहा है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल यही रही तो मुल्क के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में धरना शुरू हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ तहसील चेयरमैन अपर कुर्रम आगा मुजम्मिल ने दावा किया था कि इलाज की सहूलियात न मिलने से 100 से ज़ायद बच्चे दम तोड़ चुके हैं। ताहम मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली ने कहा है कि 100 बच्चों की अमवात की खबर में कोई सदाकत नहीं है। एक बयान में एहतशाम अली ने कहा है कि ज़िला कुर्रम में अद्वियात की फरहमी का सिलसिला जारी है। DHQ पाड़ा चनार और बुनियादी मराकिज़ सेहत में अद्वियात की दस्तियाबी यकीनी बनाई है। अद्वियात की फरहमी से OPD में 10 गुना इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। 2500 किलो अद्वियात आज पाड़ा चनार पहुँचाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर 100 बच्चों की अमवात में कोई सदाकत नहीं है। 2 गिरोहों के माबैन जारी खूनी तनाज़ा अब तक 130 से ज़ायद जाने ले चुका है और उसे ख़त्म करने के लिए गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ज़ायद अरसे से जारी ग्रैंड जिरगा अब तक कोई फैसला नहीं कर सका है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा SSF ने 2 दिन पहले फरीक़ैन के दरमियान जल्द अमन मुआहिदे की उम्मीद जाहिर की थी, ताहम अब तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।